तो केंद्रीय बजट 2026-27 हमारे सामने है और ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। असल में ये एक ऐसा रोड मैप है जो तय करेगा कि आने वाले साल में हमारे देश की आर्थिक गाड़ी किस पटरी पर दौड़ेगी। चलिए इस पूरे आर्थिक लेखा जोखा को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा और पहला सवाल तो यही उठता है कि सरकार इस साल 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की भारी भरकम रकम आखिर खर्च कहाँ करने वाली है। ये वो पैसा है जिसका असर हमारी सड़कों से लेकर हमारी सुरक्षा तक हर चीज पर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। जी हां, ये रकम सचमुच दिमाग घुमा देने वाली है। 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यही है वो आंकड़ा, सरकार का कुल अनुमानित खर्चा इस साल के लिए। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 7.7% ज्यादा है। अब देखते हैं कि इतना बड़ा फंड कहां और कैसे इस्तेमाल होने वाला है। 10% सरकार का अनुमान है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस रफ्तार से बढ़ेगी। इसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। आसान भाषा में समझें तो इसमें देश की असल तरक्की और महंगाई दोनों शामिल होते हैं। तो ये आंकड़ा दिखाता है कि सरकार इकॉनमी को लेकर काफी पॉजिटिव है। अब आते हैं एक और बड़े नंबर पर, 4.3%। ये है हमारा राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। सरकार का टारगेट है कि इस घाटे को जीडीपी के 4.3% पर रखा जाए। सीधे सीधे कहें तो अपने खर्चे चलाने के लिए सरकार को इतनी उधारी लेनी पड़ेगी। तो ये फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। जब सरकार की कमाई उसके खर्चों से कम होती है तो उसे बाजार से पैसा उधार लेना पड़ता है। ये घाटा ही हमें बताता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है और सरकार कितनी उधारी पर चल रही है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो बजट के आते ही हम सबके दिमाग में सबसे पहले आता है, हमारे टैक्स का क्या इस बजट से हमारी जेब पर कोई सीधा असर पड़ेगा? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, जो आम टैक्स पेयर्स हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जितना टैक्स पिछले साल भर रहे थे उतना ही इस साल भी भरना होगा। लेकिन ठहरिए, अगर इनकम टैक्स स्लैब नहीं बदले तो क्या इसका मतलब है कि टैक्स में कुछ भी नहीं बदला? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे जरूरी बदलाव हुए हैं जिनका सीधा असर निवेशकों और बड़ी बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा। तो देखिए, जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। वहीं कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी एमएटी को 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। और हाँ, एक और बात, अब अगर कंपनियां अपने ही शेयर वापस खरीदती हैं तो उस पर भी कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। कुछ और भी जरूरी बदलाव हैं। एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ाई या फिर इलाज के लिए विदेश पैसा भेजते हैं। 10 लाख से ऊपर की रकम पर लगने वाला टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अब 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा गुजरात की गिफ्ट सिटी जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स में काम करने वाली यूनिट्स के लिए टैक्स छूट को भी बढ़ा दिया गया है ताकि भारत एक ग्लोबल फाइनेंस हब बन सके। अच्छा, टैक्स की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो आखिर जा कहाँ रहा है। ये पैसा हमारे देश का भविष्य कैसे संवारेगा? चलिए सरकार के खर्चों का हिसाब किताब देखते हैं। 12.2 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा बहुत बहुत जरूरी है। यह है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जिससे देश में नई सड़कें, नए पुल, बंदरगाह और फैक्ट्रियां बनेंगी। मतलब ये ऐसा खर्चा है जो आने वाले कई सालों तक देश की ग्रोथ को रफ्तार देगा। तो सवाल यह है कि ये भारी भरकम रकम खर्च कहाँ होगी? देखिए, छोटे और मझोले उद्योगों के लिए एक नया एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। सामान की ढुलाई तेज करने के लिए सूरत से दानकुनी तक एक नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। और भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी चिप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी शुरू हो रहा है। ये सारे कदम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की तरफ हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान सिर्फ नई टेक्नोलॉजी पर है। जो हमारे पारंपरिक सेक्टर हैं जैसे कपड़ा उद्योग, उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी एक नया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाया जा रहा है। इसका मकसद है इस सेक्टर को और मॉडर्न बनाना और साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना। बजट में किस मंत्रालय को कितना पैसा मिला, इससे सरकार की प्राथमिकताएं एकदम साफ हो जाती हैं। सबसे ज्यादा पैसा मिला है रक्षा मंत्रालय को, जो दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है।
उसके बाद नंबर आता है सड़क परिवहन और रेलवे का, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकार के लिए बहुत अहम है। अब बजट के एक और बहुत ज़रूरी लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स हिस्से पर आते हैं। यह है केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा। केंद्र जो टैक्स इकट्ठा करता है, उसमें से राज्यों को हिस्सा कैसे मिलता है? चलिए इस समीकरण को समझते हैं। 41%। सूलवे वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र के टैक्स पूल का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाए, जैसा पहले भी होता आया है। इससे राज्यों को अपनी योजनाएं चलाने के लिए एक तयशुदा रकम मिलती रहती है। लेकिन राज्यों के बीच ये पैसा बटेगा कैसे? इसका फॉर्मूला थोड़ा बदल गया है। 16वें वित्त आयोग ने एक नया क्राइटेरिया जोड़ा है, जीडीपी में योगदान। इसका सीधा मतलब है कि जो राज्य देश की इकोनॉमी में ज़्यादा बड़ा हिस्सा रखते हैं, उन्हें अब टैक्स में से ज़्यादा हिस्सा मिल सकता है। फाइनेंस कमीशन ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने केंद्र सरकार को एक लंबा टारगेट दिया है कि 2030-31 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5% तक लाया जाए। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिससे देश की आर्थिक सेहत सुधरेगी और उधार पर निर्भरता कम होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट ग्रोथ, अनुशासन और भविष्य के निवेश के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या ये आर्थिक रोडमैप आने वाले आर्थिक तूफानों का सामना करने के लिए काफ़ी होगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।